हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, बट सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, स्पेक्ट्रम का एक सिंपल सा एग्जांपल है, दैट इज रेनबो। और रेनबो तो सभी ने देखा होगा, है ना। अब देखो, आप लोगों ने रेनबो में क्या देखा होगा कि डिफरेंट कलर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को क्या बोला जाता है? विबग्योर पैटर्न कहा जाता है, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब हमें पता है कि डिफरेंट कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेनबो में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से रेनबो में डिफरेंट कलर या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक सेट पाया जा रहा है, जिसे क्या कहा जाता है? रेनबो का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो उसी तरीके से साइंस में स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। तो देखो, जब हम लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो लाइट अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और उन कंपोनेंट कलर्स को या फिर कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी को अगर हम किसी स्क्रीन में या फिर फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्टेन करेंगे तो हमें डिफरेंट कलर और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक पैटर्न मिलेगा स्क्रीन में। तो उसे क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अब देखो, स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, है ना। तो एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। तो देखो, तो एक टाइप का स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, अब समझो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है ना। तो आप लोगों ने जो रेनबो देखा है वो रेनबो सिंपली एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या ऑब्जर्व होता है कि कलर्स एक दूसरे में ओवरलैप्ड है, मींस कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। जो डिफरेंट कलर्स पाए जा रहे हैं उन कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं मिल रहा, है ना। तो जब हमें स्पेक्ट्रम इस तरीके से मिले कि सारे के सारे कलर्स एक दूसरे में ओवरलैप्ड हो, तो उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगर डिफरेंट कलर्स या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें गैप मिल रहा है तो उस सिचुएशन में हम उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो यहां पर एग्जांपल थ्रू समझते हैं। तो लेट सपोज हमने यहां से एक व्हाइट लाइट पास कराई। ठीक है, और ये प्रिज्म है, हाँ, तो ये हमारा प्रिज्म है। ओके, तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। ओके, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो रही है और वो कलर्स एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है, और व्हाइट लाइट के कौन से कंपोनेंट कलर होते हैं? तो एक होता है वायलेट, दूसरा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, है ना। और वायलेट लाइट में सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। ओके, तो ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया गया तो व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो रही है और ये सारे कलर्स एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं। मींस इन कलर्स के बीच में आप लोगों को कोई गैप नहीं दिखेगा, है ना। मींस ये कलर जो है वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक नजर आएंगे आप लोगों को, है ना। तो कलर्स यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यूअसली नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से ये स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ओके, तो हमने इन कलर्स को फोटोग्राफिक प्लेट या फिर स्क्रीन पर ऑब्टेन किया है ना। ये स्क्रीन है जिस पर हम इस स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर रहे हैं। ओके, और इसको फिर हम इस तरीके से भी ऑब्जर्व करते हैं। ओके, क्योंकि ये जो स्क्रीन है वो 2 डायमेंशनल स्क्रीन होती है। ठीक है, तो इस स्क्रीन में आप लोगों को कलर इस तरीके से ऑब्जर्व होंगे, है ना। तो
ये वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये कलर्स कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है ना, मीन्स इन कलर्स के बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मीन्स ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट कलर्स या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई गैप प्रेजेंट ना हो, वो कलर्स कंटिन्यूअसली एक के बाद एक प्रेजेंट हो, तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। तो जैसा आप लोग रेनबो में देखते हो, तो रेनबो में कलर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखो लेट्स सपोज यहां से एक लाइट जा रही है ना, और ये लाइट व्हाइट लाइट नहीं है ना, ये मींस बोल सकते हैं तरीके से किसी सोर्स से ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, और उस लाइट को जब हमने प्रिज्म से पास कराया, ये प्रिज्म है, और प्रिज्म से पास कराने पर वो लाइट जब अपने कंपोनेंट कलर में, अपने कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट हुई या फिर स्प्लिट हुई, तो हमें उन कलर्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से मिला, है ना। जैसे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कलर यहां पर आकर टकराई, है ना, दूसरी फ्रीक्वेंसी थोड़े गैप में, थोड़े डिस्टेंस में टकराई, है ना। तो देखो यहाँ पर हमें जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है उनके बीच में आप लोगों को गैप दिख रहा है। ये देखो, ये गैप है, इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप, मींस इस कलर और इस कलर के बीच में गैप, ये गैप है। ओके, ये गैप है, फिर अगली फ्रीक्वेंसी, फिर गैप है, फिर अगली फ्रीक्वेंसी, मींस हमें डिफरेंट कलर्स के बीच में क्या मिल रहे हैं, गैप्स मिल रहे हैं। ओके, तो जब हम स्क्रीन में या फिर फोटोग्राफिक प्लेट, तो फोटोग्राफिक प्लेट में स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया जाता है ना। ये सब आप लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, और बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग कॉलेज लेवल में पढ़ोगे। अभी तो आप लोगों को सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए। फोटोग्राफिक प्लेट है। ओके, तो जब हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ स्टेप का पैटर्न मिलेगा। ओके, तो यहां पर आपको दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर कलर है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को गैप दिखेगा। ओके, और ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो यूजुअली ब्लैक कलर की होती है ना, कि ये पूरा ब्लैक है। वैसे तो आप लोगों को फिलहाल व्हाइट दिख रहा होगा, है ना, बट इसको एज्यूम करो, विजुअलाइज करो, आगे आप लोगों को इमेज भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। तो ये सब ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है। फिर उसके बाद हमें एक कलर मिला, फिर यहाँ पर ब्लैक है, फिर अगला कलर मिलेगा। ठीक है, और वो डिफरेंट कलर होगा, है ना। अभी तो फिलहाल वो सेम कलर दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन जब मैं आप लोगों को इमेज दिखाऊंगा आगे चल के, तो डिफरेंट कलर्स आप लोगों को दिखेंगे। हाँ, अभी सिर्फ समझने के लिए इसको इस तरीके से देखो, तो ये डार्क है पूरा, फिर हमें एक कलर मिला, एक कलर की लाइन मिली, ऐसा बोल सकते हो, है ना। फिर हमें गैप मिलेगा डार्क, फिर उसके बाद फिर से हमें एक लाइन मिलेगी कलर की, डिफरेंट कलर की लाइन मिलेगी, फिर हमें पूरा डार्क मिलेगा स्क्रीन में, फिर हमें एक दूसरा कलर मिलेगा, उसकी लाइन मिलेगी, है ना, फिर गैप मिलेगा, फिर अगले कलर की लाइन मिलेगी। मीन्स हमें जो कलर्स मिल रहे हैं वो लाइन के फॉर्म में मिल रहे हैं, और उन लाइंस के बीच में क्या मिल रहा है आप लोगों को, गैप मिल रहा है ना। यहाँ पे डार्क है सब। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि जो हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल रही है वो लाइन के फॉर्म में मिल रही है, और उन लाइंस के बीच में या फिर उन फ्रीक्वेंसी के बीच में या फिर उन कलर्स के बीच में हमें गैप मिल रहा है। मीन्स ये जो कलर है वो डिसकंटिन्यूअसली प्रेजेंट है स्क्रीन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो कलर का पैटर्न मिला वो कलर का पैटर्न डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रहा है, तो इस वजह से इस टाइप के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ऐसा स्पेक्ट्रम किसका होता है, एलिमेंट्स का होता है ना, मींस एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम किस टाइप का होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं। आई बात समझ सभी को। चलिए, तो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो एक तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रम की है, और हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम इस टाइप का डिसकंटिन्यूअसली मिलेगा। ठीक है, मींस हम आगे पढ़ने वाले टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे वो सब आगे चल के आप पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। ओके, चलिए
ओके, अब डिस्कस करते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम्स दिख रहे हैं, उसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, है ना। तो अब हम समझेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दो टर्म इंक्लूड है, दैट इज फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या होता है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, है ना। और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ग्लास की ट्यूब ली है, ये देखो जो ब्लैक कलर की बनी हुई है, ये ग्लास की ट्यूब है, ओके। और इस ग्लास की ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस फिलअप की है लो प्रेशर, ठीक है। और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से और वायर्स की हेल्प से हाई वोल्टेज का सोर्स लगाया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस हाई वोल्टेज के सोर्स से हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ओके। तब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है कि जब ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे फिलअप करके उसमें हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो उस ट्यूब से एक ग्लो प्रोड्यूस होता है और वो ग्लो पिंक कलर का होता है, ठीक है। मींस बोल सकते हो आप लोग कि इस ट्यूब से क्या प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है ना। और उस लाइट का कलर कैसा है, पिंक कलर है, ओके। चलिए एक बार और सुन लो कि जब हमने ग्लास की ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे फिलअप करके उसमें हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो ऐसा करने से वो ट्यूब ग्लो होने लगा और वो ग्लो कौन से कलर का है, पिंक कलर का है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट इसमें एमिट हो रही है पूरी तरीके से फैली हुई होगी, है ना। उसको नैरो करने के लिए हमने एक स्लिट यूज की है, ये स्लिट जिसमें बीच में छोटा सा गैप है, दिख रहा है यहाँ पर आपको वो गैप, ये देखो, ओके। तो इस गैप से जब ये पिंक कलर की लाइट पास होगी तो ये इस तरीके से नजर आएगी, है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस पिंक लाइट को प्रिज्म से पास करा रहे हैं, ये प्रिज्म है, ओके। अब जब लाइट को प्रिज्म से पास कराया गया और ये लाइट कहां से एमिट हुई है, हाइड्रोजन गैस से एमिट हुई है, ध्यान रखना इस बात, है ना। इस लाइट का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब इस लाइट को प्रिज्म से पास कराया गया तो ये देखा गया कि ये जो पिंक लाइट है वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो गई, ठीक है। और उन कलर्स को इस डार्क स्क्रीन में ऑब्टेन किया गया, ये डार्क स्क्रीन है, ब्लैक कलर की स्क्रीन। तो उस ब्लैक कलर की स्क्रीन में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे 4 टाइप के कलर्स ऑब्जर्व हुए, है ना। तो सबसे पहले जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था उसमें 4 डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व हुए थे और उन कलर्स के बीच में गैप था, ओके। जैसे कि ये फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर वो वायलेट है, ठीक है। फिर जो सेकंड कलर है, सेकंड कलर की लाइन देख रहे हैं, हमें कलर्स की लाइन बनेगी, है ना। जैसे कि ये पहली लाइन वायलेट कलर की, फिर यहाँ पर दूसरी लाइन वायलेट ब्लू कलर की होती है, ओके, या फिर ब्लू भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट लाइन होती है थोड़े से गैप में ग्रीन कलर की, ठीक है। ये लाइन होगी ग्रीन कलर की, ओके। और फिर थोड़े से गैप के बाद मिलेगा हमें रेड कलर की लाइन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डार्क स्क्रीन में आप लोगों को क्या दिख रहा है, डिफरेंट कलर की लाइंस दिखेगी, है ना। और वो लाइंस पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्रेजेंट होगी, मींस उन कलर्स की लाइन के बीच में आप लोगों को गैप मिल रहा है। इट मींस ये स्पेक्ट्रम कैसा है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, और एलिमेंट के स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअसली होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक तरीके का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको याद रखना, ओके। चलिए तो हमें क्या मिला, इस स्क्रीन में देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाया गया है, तो हमें डार्क स्क्रीन में हाइड्रोजन गैस से एमिट हुई लाइट के
कंपोनेंट कलर्स मिल रहे हैं और उन कंपोनेंट कलर्स के बीच में गैप है ना। ये देखो ये गैप है, फिर गैप मतलब ऐसा इस तरीके से ये वायलेट कलर की लाइन उसके बाद फिर गैप मिल रहा है हमें, फिर उसके बाद वायलेट ब्लू कलर की लाइन, उसके बाद फिर गैप, उसके बाद फिर हमें ग्रीन कलर की लाइन मिल रही है, उसके बाद फिर गैप मिल रहा है, उसके बाद फिर हमें रेड कलर की लाइन मिल रही है। ओके, और हमें पता है कि डिफरेंट कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो हर एक कलर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए तो ये जो स्क्रीन पे हमने डिफरेंट कलर का पैटर्न ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन गैस की हेल्प से, तो वो कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल यही लाइंस नहीं होती, और भी खूब सारी लाइंस होती हैं, लेकिन वो लाइंस हमें डायरेक्टली आंखों से नजर नहीं आती है ना। तो जो हमें आंखों से नजर आते हैं कलर्स, वो यूजुअली कौन से कलर्स होते हैं? विबग्योर कलर्स होते हैं। ठीक है, तो और भी लाइंस होती है, लेकिन वो लाइंस हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। तो जिन लाइंस को हम डायरेक्टली देख सकते हैं वो ये वायलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, और इन कलर्स को किसने ऑब्जर्व किया था? बाल्मर ने ऑब्जर्व किया था। बाल्मर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और उन्होंने अपना एक फॉर्मूला भी दिया था जिसकी हेल्प से हम इन लाइंस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उन सब की डिस्कशन अब करेंगे। ओके, चलिए ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का इनिशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में समझ में ना आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे एक दो बार रिपीट करोगे चीजों को और आगे बढ़ोगे तो अपने आप सब कुछ क्लियर होने लगेगा, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं आपको, एकदम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं अपन, और ये एकदम नई चीज आपके लिए एकदम न्यू है ना, और थोड़े से हाई लेवल की, बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल लेवल की। मैं इनको जब तक आप लोग अपने आंखों से डायरेक्टली देखोगे नहीं, तब तक आप लोगों को 100% समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो इन सबको नोट करो, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सीखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरीके का डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, चलिए ओके, नोट कर लिए। अब देखो यहाँ पर एक और बात कि आप लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डार्क स्क्रीन में डिफरेंट कलर की लाइंस नजर आएंगी, जिन लाइंस के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस स्पेक्ट्रम में क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट कलर की लाइंस प्रेजेंट है। ओके, तो इस वजह से इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है और वो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके, चलिए अब देखो ये जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रम की डिफरेंट कलर की या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की और डिफरेंट वेवलेंथ की, है ना। मींस ये जो लाइंस होंगी वो डिफरेंट कलर की होंगी, और ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट कलर की है तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। ओके, तो इन लाइंस को बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, तो जो लाइंस है ना, ये देखो ये चार लाइंस आप लोगों को दिख रही है, वो क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन में आती है, मींस विबग्योर रीजन में आती है ना। मींस इन कलर को हम डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और ये लाइंस किसने डिस्कवर की थी? बाल्मर ने डिस्कवर की थी। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी एक पूरी सीरीज बन रही है ना, जैसे कि ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को कहा जाता है बाल्मर सीरीज। ओके, तो इन लाइंस की सीरीज को हम क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से क्योंकि बाल्मर ने इनको इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने अपने नाम से इन लाइंस को बोला बाल्मर सीरीज।
ओके, तो इस तरीके से और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग टाइप की लाइंस या फिर स्पेक्ट्रल लाइंस इन्वेंट की थी, जिनके बेसिस पर उनकी सीरीज का नाम पड़ा था। तो उन सबको अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, और हम अब और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक थ्योरी से भी रिलेटेड करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर्स एटॉमिक थ्योरी से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, और बामर ने इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला दिया था। ठीक है, मींस हम फॉर्मूलेस की बात करेंगे, है ना। चलिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, चलिए, यहां पर बालमर में जो फॉर्मूला दिया इन लाइंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का, वो क्या है उसको देखो। तो फॉर्मूला है 1/λ इक्वल्स टू 109,677 into 1/2 square minus 1/m square। ये फॉर्मूला बामर ने दिया। ओके, और ये फॉर्मूला क्या है अभी आप लोगों को धीरे से समझ में आएगा जब आगे बढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पर ये एक नंबर है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, और ये लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और n क्या है, तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, और यहाँ पर n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, और n की वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए, लाइक 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम n की वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो हमें इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ मिलती जाती है। ठीक है, और यहां पर ये जो हमें वेवलेंथ मिलेगी उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, है ना। मीन्स आप लोग इसमें कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पर फाइनल वैल्यू जो आएगी वेवलेंथ की वो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, ये फॉर्मूला आगे चल के और भी क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये है बामर का फॉर्मूला। अब देखो आगे और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस इन्वेंट की, और उन स्पेक्ट्रल लाइंस का हाइड्रोजन बोर्स एटॉमिक थ्योरी से क्या रिलेशन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना नोट कर लो। नोट करिए। अब डिस्कस करते हैं अपन वेरियस टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज और उन स्पेक्ट्रल सीरीज का बोर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेशन, और एक नया फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं अपन डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज एंड देयर रिलेशन विद बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज इन्वेंट की थी, तो वो क्या क्या है उसको अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो एक है लाइमन सीरीज, दूसरी बामर सीरीज जो भी अपने डिस्कस की, और भी डिस्कस करेंगे इसको, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स वाला ब्रैकेट नहीं है, नाम है ये सब, है ना। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ये सब
अलग अलग साइंटिस्टों के नाम है ना। तो इन नाम को आप लोगों को 2-3 बार रिपीट करना होगा तो याद हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर फुंड सीरीज, ओके, ये सब नाम है, लाइनमैन, बार्मर, पार्शल, ब्रैकेट और प्रीफंड। तो ये अलग अलग सीरीज है, ठीक है। अब इन सीरीज का बोर्स एटॉमिक मॉडल से क्या रिलेशन है, ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से ऑब्टेन होता है, उसका लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझिए, ठीक है। तो देखो हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों ओर वेरियस नंबर ऑफ शेल्स और एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, जिनको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 1, फिर सेकेंड एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 2, लाइकवाइज n इक्वल्स टू 3, फिर n इक्वल्स टू 4, n equals to 5, n equals to 6, n equals to 7, n equals to 8, n equals to 9, से फिक्स आगे बढ़ता जाएगा, है ना। और ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, दैट इज n equals to infinity, ओके। चलिए, ठीक है, वो इन्फिनिटी साइन था। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से ऑब्टेन होता है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं, है ना। तो देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है, मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो जो ग्राउंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम में, उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं, डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो गए तो वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, और जब वो एक्साइटेड हो गए तो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और कोई भी अपनी अनस्टेबिलिटी नहीं चाहता, सब क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोजन की भी इच्छा होती है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हो जाए, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है ना, तो उसको जब उस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, उससे एनर्जी मिल रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होकर वापस आता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करके। तो अब बताओ आप लोग कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, और किसके फॉर्म में एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें स्क्रीन पे ऑब्जर्व होती है, ठीक है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिफरेंट एनर्जी लेवल में जा सकता है, मींस किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी हायर एनर्जी लेवल से कौन सी लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है या फिर आ रहा है, तो उसको हम समझते हैं इन स्पेक्ट्रल सीरीज, है ना। मींस ये जो डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज है उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी हायर एनर्जी लेवल से कौन सी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज करता है, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है। तो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनको कैलकुलेट भी करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो समझ में आया सभी को कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बनता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में एमिट होता है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, एनर्जी एमिट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, तो इस वजह से उस स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, जो हमने अभी डिस्कस किया या फिर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम के साथ साथ क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहलाता है, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम हमें किस तरीके से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन से मिल रहा है। कहां से कहां, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। सभी को बात समझ में आई है ना, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में एमिट होगा। ठीक है, चलो होपफुली इतने बार चीजों को रिपीट करने पर आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, बार्मा सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, और पार्शन सीरीज में कहां से कहां, फिर उसके ब्रैकेट और पीरियड। ओके, चलिए अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से एमिट होकर डायरेक्टली फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, ठीक है, तो उनसे जो हमें लाइंस मिलेगी, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस की एक सीरीज बनेगी। तो उन स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्टली फर्स्ट एनर्जी लेवल। ओके, तो लिखा यहां पर लाइमन सीरीज। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाते इस बात को ना। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है। ठीक है, और वो हायर एनर्जी लेवल कोई सी भी हो सकती है, मीन सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, और भी हायर हो सकती है। ओके, तो जैसे कि देखो कि मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आया, तो उसके लिए ये एक स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल पे थे वो डायरेक्टली फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ गए, है ना। फिर अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं, ओके, थर्ड होगा, सॉरी ये फोर्थ होगा ना, ये फोर्थ है, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। ओके, लाइकवाइज फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में, है ना। तो इस तरीके से और भी वेरियस लाइंस हमें मिलेंगी। ठीक है, अब देखो इस इन स्पेक्ट्रल लाइंस की लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी, मींस लास्ट लाइन कौन सी होगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है वो इनफाइनाइट से पॉसिबल है। मींस इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से आ रहा हो और कहां जंप कर रहा हो, डायरेक्टली फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा हो। ओके, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है डिफरेंट टाइप की, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की ये लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है ना। तो दिस वन इज द लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, और ये स्पेक्ट्रल लाइन फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रल लाइन सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, और ये लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। ओके, तो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की एक सीरीज बन रही है उसको कहा जाता है लाइमन सीरीज। क्लियर हुआ सभी को कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां होता है। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है, ठीक है। तो हम हायर एनर्जी लेवल को NH से डिनोट करेंगे, इट इज हायर एनर्जी लेवल, और ये है फर्स्ट जो कि कहलाएगी लोअर एनर्जी लेवल कहलाएगी, दैट इज NL। यहां तक कैसे लिखो, तो लाइमन सीरीज में NL की वैल्यू 1 होती है और NH की वैल्यू 2 से
से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगी। तो NH की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लाइकवाइज इनफाइनाइट तक जाएगी। यहां तक क्लियर सभी को, है ना? चलिए, तो ध्यान रखना NL की वैल्यू क्या हो सकती है और NH की वैल्यू क्या हो सकती है इन इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस लाइमन सीरीज में। ये आगे चल के काम आएगा। क्लियर हो सभी को? ठीक है। अब उसकी वजह से मान लो आप लोगों से कोई पूछ रहा है कि लाइमन सीरीज के थर्ड लाइन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हो रहा है वो कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में हो रहा है। मीन्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लाइमन सीरीज में थर्ड लाइन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को उसके लिए ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, है ना? और जिसको याद है वो डायरेक्टली बता सकता है। ओके, तो देखो लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, तो ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, फिर ये सेकंड लाइन है, फिर ये थर्ड लाइन। अब थर्ड लाइन में देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया। तो थर्ड लाइन में इलेक्ट्रॉन ये देखो फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आया है। ओके, तो थर्ड लाइन लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां, NH इक्वल्स टू 4 to NL इक्वल्स टू 1। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सब बात का खासकर ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था लाइमन सीरीज का। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट ताकि हम अगली सीरीज डिस्कस करेंगे, है ना? इसको हटाएंगे नहीं, इसमें सारा चीज डिस्कस करेंगे, बस आप लोग इसको नोट करते चलो, ये सब आगे चल के काम आएगा। ओके, और यहीं पे साथ में बता दो आप लोगों को कि इस स्पेक्ट्रल सीरीज में ये लाइन फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन फिर थर्ड लाइन, फिर ये जो लास्ट लाइन है इस लास्ट लाइन को कहा जाता है लिमिटिंग लाइन। ठीक है, तो इन सबको नोट करते चलो कि कौन सी लाइन को क्या कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन बार्मर सीरीज, है ना? तो बार्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां होता है। तो बार्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सेकेंड एनर्जी लेवल के ऊपर वाली एनर्जी लेवल में से डायरेक्टली सेकेंड एनर्जी लेवल में होता है। मीन्स सेकेंड एनर्जी लेवल के ऊपर वाली कोई भी एनर्जी लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन आता है और कहां जंप करता है, सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी तो वो कहलाती है बार्मर सीरीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल थर्ड एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल, तो ये है बार्मर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, फिर फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल, तो ये है बार्मर सीरीज की सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। फिर फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल, तो ये है बार्मर सीरीज की थर्ड लाइन। तो इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। ओके, और जो लास्ट लाइन होगी वो कहां से आएगी, इनफाइनाइट से आएगी। आई बात समझ सभी को? ठीक है, तो आप लोगों को बार्मर सीरीज में इसको डाल देते हैं। बार्मर सीरीज का शॉर्ट फॉर्म बी डॉट एस। तो बार्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां, तो हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल, और ये हायर एनर्जी लेवल सेकेंड के ऊपर वाली एनर्जी लेवल्स होंगी। ओके, चलिए, दैट इज NH और ये NL। तो बार्मर सीरीज के लिए लोवेस्ट एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, दैट इज N इक्वल्स टू 2, और हायर एनर्जी लेवल की वैल्यू 2 से ज्यादा, दैट इज 3, 4, 5, 6 लाइकवाइज। आएगा समझ में, है ना? अब देखो आप लोगों को पूछा गया है कि बार्मर सीरीज में
सेकेंड लाइन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा। ओके, तो आप लोग आंसर कैसे दोगे। तो आप लोग जाओगे बार्मर सीरीज के पास, है ना, ये जो सीरीज मिली हो क्या है, बार्मर सीरीज है। तो बार्मर सीरीज की सेकंड लाइन देखो, तो बार्मर सीरीज की सेकंड लाइन है जो कि कहां से कहां आ रही है, फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पर NH की वैल्यू 4 से आ रहा है इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल, दैट इज 4 to 2। आई बात समझ सभी को, है ना। तो बार्मर सीरीज में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होती है वो सेकंड होती है और हायर एनर्जी लेवल कोई सी भी हो सकती है। ओके, और बार्मर सीरीज की ये फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, थर्ड, फिर ये लास्ट लाइन दैट इज लिमिटिंग लाइन। वो क्लियर सभी को। चलिए इसको भी नोट कर लो फटाफट। चलिए अब डिस्कस करते हैं थर्ड सीरीज दैट इज पार्शियल सीरीज। तो देखो पार्शियल सीरीज में नेक्स्ट हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आएगा और थर्ड में जाएगा, और वो हायर एनर्जी लेवल थर्ड से ऊपर वाली एनर्जी लेवल होगी, है ना। तो थर्ड के ऊपर वाली एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड में आए तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी वो कहलाती है पार्शियल सीरीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से थर्ड में आ रहा है, तो ये है फर्स्ट लाइन किसकी, पार्शियल सीरीज की। ओके, फिर अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से थर्ड पे आए तो वो स्पेक्ट्रल लाइन भी पार्शियल सीरीज की सेकंड लाइन होगी। फिर उसके बाद कहां से कहां आया, सिक्स्थ एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल, है ना, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये हमें जो सीरीज मिलेगी वेरियस लाइंस की वो कहलाएगी पार्शियल सीरीज। ठीक है, तो पार्शियल सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, और लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या है पार्शियल सीरीज के लिए 3, और NH की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है 3 से ज्यादा, दैट इज 4, 5, 6 लाइकवाइज। ठीक है, और आपको उसमें पूछा है कि बताओ पार्शियल सीरीज की थर्ड लाइन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है। तो पार्शियल सीरीज की थर्ड लाइन दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड में देखो कहां से कहां, सिक्स्थ से थर्ड, तो उसके लिए NH की वैल्यू 6 और NH की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये है पार्शियल सीरीज। फिर अगली सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट में नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज फोर्थ एनर्जी लेवल में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से। लाइकवाइज 5 से 4, फिर अगली स्पेक्ट्रल लाइन 6 से 4, फिर अगली स्पेक्ट्रल लाइन 7 से 4, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। ओके, और यहाँ पे हमें जो सीरीज मिलेगी स्पेक्ट्रल लाइन की वो मिलेगी ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये आगे शॉर्टकट में, है ना। तो देखो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, और ये एकदम नया टॉपिक है तो कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो वो एक दो बार और रिपीट करना तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे आना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, तो हायर एनर्जी लेवल जो भी क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, तो ब्रैकेट सीरीज में हायर एनर्जी लेवल 4 से ज्यादा होगी, दैट इज 5, 6, 7 सीरीज पॉसिबल हो सकती है ना। और कहां से कहां, लोअर एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पी फंड सीरीज। तो पी फंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पी फंड की फर्स्ट लाइन 6 से 5, फिर अगली लाइन 7 से 5, फिर 8 से 5 लाइकवाइज, है ना। पी फुल सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना
ये और भी लाइंस हो सकती है, बट हमने इतनी ही बनाई। ओके, तो पी फुल के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां, तो हायर एनर्जी लेवल क्या है 6 7 8 9 इस तरीके से 6 7 8 9 लाइकवाइज। ओके, और एनएल लोअर एनर्जी लेवल है पी फोल्ड के लिए, दैट इज 5। ये रो सभी पे आता है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी लाइंस, इतने स्पेक्ट्रल लाइंस और इतने स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिलेंगी, ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या फिर हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन लेट सपोज थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आया तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और किसके फॉर्म में लूज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में लूज करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि पार्शियल सीरीज में जो सेकंड लाइन है उस सेकंड लाइन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलीज हुई एनर्जी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको अब हम समझेंगे। आएगा समझ सभी को? चलिए तो इतना नोट कर लो, उसके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक इक्वेशन डिस्कस करते हैं जिसकी हेल्प से वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है। तो देखो, उस इक्वेशन का नाम है रिडबर्ग इक्वेशन, या फिर आप लोग बोल सकते हो राइडबर्ग इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या है उसको देखो। तो इक्वेशन है 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। ओके, अब देखो इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है उसको देखते हैं, है ना। तो देखो यहां पर लैम्डा का मीनिंग है वेवलेंथ ऑफ photon of electronic transition from any higher energy level, that is NH, to lower energy level, that is NL। means अगर हम बात करें कि लेट सपोज इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आया तो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, तो वो ये, ठीक है। और इस सिचुएशन में हमारे लिए फोर्थ क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल, और सेकंड क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल्स। मींस एनएल की वैल्यू 2 और एनएच की वैल्यू 4, ठीक है। तो एनएल की वैल्यू और एनएच की वैल्यू पुट करके हम वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट किसका, एनएच, एनएल और लैम्डा, ठीक है। चलिए अब देखो आरएच का मतलब, तो आरएच है राइडबर्ग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है राइडबर्ग कांस्टेंट।
जिसकी वैल्यू होती है 109677 और यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये RH की वैल्यू इज रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है और उसका यूनिट है। ओके, फिर देखो इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें जो वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी उसकी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप लोग ये वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर तो आप लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे इसमें सेंटीमीटर के टर्म्स में। ओके, तो आप लोग को जिस यूनिट में पूछा जा रहा है वेवलेंथ उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, तो इसको हम इजी करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर हम 109677 कैसे लिख सकते हैं, 1.09677 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, है ना। फिर इसको और भी इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1.1 ले सकते हैं इसको राउंड फिगर करके। ओके, क्योंकि काफी ज्यादा टफ पड़ेगा आप लोगों को कैलकुलेशन करना इसमें, 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो आप लोग RS की वैल्यू ये दे सकते हैं जिससे आप लोग कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ RH की वैल्यू, है ना। तो हम इस फॉर्मूले से किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पूछा जा रहा है कि बताओ पार्शियल सीरीज में जो सेकेंड लाइन है उस सेकेंड लाइन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वेवलेंथ क्या होगी, है ना। मींस इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी उस रेडिएशन की फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, NH और NL की। तो हमने देखा है कि पार्शियल सीरीज दैट इज लाइमन फिर बार्मर फिर पार्शियल आती है ना। तो लाइमन का लोअर एनर्जी लेवल होता है 1, बार्मर का लोअर एनर्जी लेवल 2, तो पार्शियल का जस्ट उसके बाद वाली सीरीज दैट इज 3। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो, पूरी वो जो डायग्राम था उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो पार्शियल सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल है 3rd, तो यहां पर ये तो फिक्स हो गया दैट इज NL इक्वल्स टू 3। अब बात आती है NH की, है ना। अब देखो NH की वैल्यू, तो सेकेंड लाइन के लिए NH की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट लाइन के लिए NH की वैल्यू क्या होगी 4, तो सेकेंड लाइन के लिए क्या होगी 5। NH की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, है ना। यहाँ पर NL की वैल्यू 3 पुट करेंगे, NH की वैल्यू 5 पुट करेंगे और RS की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना। तो क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होती है, कभी कभी गिवन नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोग को रिस्क नहीं लेना है, टाइम टू टाइम इसको याद कर लेना है। वैल्यूज पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मान लो ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम में दिया होगा वेवलेंथ, तो आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। आई बात समझ में, चलिए अब देखो अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, तो हमारे पास फॉर्मूला है, पहले पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू C/λ। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/λ में C का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर सभी कहां तक, चलिए ये वो एक कॉन्सेप्ट जिससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओके, फिर देखो एक टर्म है, यहां लिखता हूं वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। वेव नंबर का सिंबल न्यू बार इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। इट मींस ये फॉर्मूला अल्टीमेटली किसका है, वेव नंबर का। ओके, दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/NL² माइनस 1/NH²। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। ओके, हमने वेव नंबर निकाल लिया, है ना। अब देखो जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो उस फोटोन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी इक्वल्स टू H इंटू या फिर hc/λ।
सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। यहां तक हो गया सभी का। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला स्पेशली किसके लिए है? फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए भी फॉर्मूला बनाते हैं। मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए भी फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, फॉर एग्जांपल जो भी पहले डिस्कस किया था, हीलियम प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस में सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसी के स्पेक्ट्रम के लिए इक्वेशन क्या होगी इसको देखना ना। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी स्पेक्ट्रम फॉर्मूला विल बी वेव नंबर इक्वल्स टू 1 by लैम्डा इक्वल्स टू RH। फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। RH इंटू 1 by NL स्क्वायर माइनस 1 by NH स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ये है फॉर्मूला इनके लिए, है ना। और यहां पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ये एक और फॉर्मूला आया आप लोगों के सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर आप लोग हाइड्रोजन एटम में लगाओगे तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1 तो वापस वही फॉर्मूला आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आप लोग इसको याद रखो। ठीक है, इसको याद रखोगे अपने आप याद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला 2-3 बार लिखना है, लिख कर देखोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, और याद करना ही है तुमने। इसको नोट कर लो फटाफट। कर लिए। अब देखो एक और बात, तो ये जो वेरियस टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, मीन्स लाइमन सीरीज, फिर बार्मर सीरीज, ठीक है, फिर पार्शियल ब्रैकेट और पी फॉर्मूला। ओके, तो इन सीरीज के रिस्पेक्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो, लाइमर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलीज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से रीजन की होती है? तो वो होती है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रावायलेट रीजन मीन्स जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, वो रेडिएशंस हमें लाइमर सीरीज में मिलेंगी। ठीक है, फिर देखो बार्मर सीरीज। तो बार्मर सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है विजिबल रीजन में, दैट इज विबग्योर रीजन में। ठीक है, चलो, तो लाइमर सीरीज हो गई यूवी रेडिएशन या फिर यूवी रीजन में, बार्मर सीरीज विजिबल रीजन में। फिर ये जो बची हुई सीरीज है वो होती है इंफ्रारेड रीजन्स में, इंफ्रारेड रीजन मीन्स इन स्पेक्ट्रल सीरीज से जो रेडिएशंस निकलेगी, वो रेडिएशंस इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। क्लियर हो सभी को यहां तक? तो इसको भी नोट कर लो, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, फिर देखो एक और बात, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें।
सारे कॉन्सेप्ट्स को 2-3 बार आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तब आप लोगों को याद होगा सब, है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सर एकदम से अजीब सा टॉपिक है, नया नया टॉपिक है ना, डर लग रहा है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार पढ़ोगे कॉन्फिडेंस रखकर तो अपने आप सबको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से ये n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, है ना। और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में गया, है ना। अब जब वो थर्ड एनर्जी लेवल से वापस नीचे आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर सकता है। ओके, तो देखो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो थर्ड से डायरेक्टली फर्स्ट में आए, है ना। फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो थर्ड से सेकंड में आए, है ना। फिर सेकंड से फर्स्ट में आए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब थर्ड एनर्जी लेवल से नीचे आ रहा है तो कितने तरीके से आ सकता है और उससे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। तो कितनी बन रही है, 1, 2, 3, ठीक है। तो हम इस चीज को फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस obtained from electronic transition from NH to NL, मीन्स किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बना सकता है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला है इक्वल्स टू, तो इसको हम एन से डिनोट कर देते हैं, कैरन ज्वाइनिंग से मत डिनोट होकर कंफ्यूज होगे। तो ये है NH माइनस NL इनटू NH माइनस NL प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है ना। जैसे देखो अभी हमने केस लिया था 3 से 1, ओके। तो ये 3 हो गया NH और 1 हो गया NL। तो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास NH की वैल्यू 3 माइनस फिर 1 इंटू 3 माइनस 1 फिर प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 1 प्लस गया काम से अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। तो कितनी आई 3, और अपन उसको डायग्राम से बनाओगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जैसी इच्छा हो रही है फॉर्मूला से बनाना है फॉर्मूला से बना लो, लॉजिक से बनाना है लॉजिक से बना लो, आएगा समझ में। चलिए तो एक और फॉर्मूला हुआ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लो। तो आज हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, है ना। सारे फॉर्मूलेज भी डिस्कस कर लिए। तो एक बार इन सारे फॉर्मूलेज को तरीके से याद कर लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और होमवर्क वगैरह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का आप लोगों का एक तरीके से बोल सकते हैं होमवर्क है कि पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तरीके से याद कर लेना, ठीक है।